हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 7 का ज्योग्राफी बुक से अध्याय 3 हमारी बदलती पृथ्वी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। ये वीडियो स्पेशल बीपीएससी तैयारी 4.0 जिनका सब्जेक्ट भूगोल है उनके लिए बनाया गया है। इससे पहले ऑलरेडी हमने क्लास 6 और क्लास 7 का अध्याय 1 और अध्याय 2 करा रखा है। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सीधे पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी 1 रुपया खर्च किए हुए। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। सवाल है पहला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बहिर्जनित बल के उदाहरण है। बताना है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बहिर्जनित बल के उदाहरण है। समुद्री तरंगे, पर्वत निर्माणकारी बल, ज्वालामुखी। तो याद रखना है समुद्री तरंगे बहिर्जनित बल के उदाहरण हैं, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, बाकी पर्वत निर्माणकारी बल और ज्वालामुखी ये दोनों अंतर्जनित बल के उदाहरण हैं। ठीक है, चीज़ों को समझते हैं यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की गतियों को दो भागों में बांटा गया है, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। ठीक है, अंतर्जनित बल के अंतर्गत देखेंगे एक होता है आपका आकस्मिक बल और एक होता है पटल विरूपण बल। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आकस्मिक बल में भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, ये तीनों आकस्मिक बल या फिर अंतर्जनित बल के उदाहरण हैं। जबकि पर्वत निर्माणकारी बल अंतर्जनित बल के हैं या फिर पटल विरूपण बल के उदाहरण कह सकते हैं। साथ ही साथ बहिर्जनित बल के उदाहरण हैं अपर्दन और निक्षेपण, नदी, बहता जल, पवन, समुद्री तरंग, हिमनद, ये सभी देखेंगे कि बहिर्जनित बल के उदाहरण हैं। सिंपल सा आपको याद रखना है, जमीन के अंदर की घटनाओं को अंतर्जनित बल कहते हैं, जबकि जमीन के या फिर कह सकते हैं पृथ्वी के सरफेस पर होने वाली घटनाओं को क्या कहते हैं, बहिर्जनित बल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। तो यहाँ पे सवाल क्या था, सवाल था कि बहिर्जनित बल के उदाहरण कौन सा है। तो समुद्री तरंगे ये कहाँ पे हो रहा है, पृथ्वी के सरफेस पे हो रहा था, तो ये बहिर्जनित बल के उदाहरण है। जबकि पर्वत निर्माणकारी जो बल है ये ज़मीन के अंदर लगता है, पृथ्वी के अंदर से लगता है, जबकि ज्वालामुखी भी पृथ्वी के अंदर से एक बल लगता है। तो दोनों अंतर्जनित बल के उदाहरण हैं, जबकि समुद्री तरंगे बहिर्जनित बल के उदाहरण हैं। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा उम्मीद है आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा भूकंपीय तरंगे का प्रकार नहीं है। बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा भूकंपीय तरंगे का प्रकार नहीं है। ऑप्शन है पी तरंगे, बी है पृष्ठीय तरंगे, सी ऑप्शन में है एस तरंगे। तो याद रखना है यहाँ पे दिए गए सभी तीनों पी तरंगे, पृष्ठीय तरंगे और एल तरंगे, एस तरंगे, ये तीनों क्या है, भूकंपीय तरंगे के प्रकार हैं। सही आंसर होगा यहाँ पे ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ध्यान रखना है भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। पी तरंगे को ही अनुदैर्घ्य तरंगे कहा जाता है, एस तरंगे को ही अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है और एल तरंगे को पृष्ठीय तरंगे कही जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो आपका पृष्ठीय तरंगे हैं ये किस टाइप का है, ये एल तरंगे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा विनाशकारी होता है। एल तरंगे सबसे ज़्यादा विनाशकारी होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ था, क्या आप जानते हैं, यहाँ से सवाल लिया गया था। भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, पी तरंगे जिसे कि अनुदैर्घ्य तरंगे भी कहते हैं, एस तरंगे जिसे अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं और एल तरंगे जो कि पृष्ठीय तरंगे कहा जाता है। ध्यान रखना यहाँ पे दिया है कि इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रयास किए हैं। ठीक है, और यहाँ पे नोट के रूप में दिया गया है, हम लोग देख लेते हैं तीनों तरंगे के क्या खासियत हैं, गुण क्या हैं। ठीक है, शॉर्ट व्यू ले लेते हैं। पहला है पी तरंगे। ठीक है, क्या दे रखा है, पी तरंगे। इसके बारे में याद रखना है कि यह प्राथमिक तरंग है। सवाल आ भी सकता है कि प्राथमिक तरंगे किसे कहते हैं, PSL। तो याद रखना है पी तरंगे को प्राथमिक तरंग कहा जाता है। इस तरंग का पृथ्वी के अधिकेंद्र में पास प्रथम आघात पहुंचाता है। ये ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में चलती हैं, परंतु ठोस में इनका वेग सर्वाधिक होता है। ये ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंगों की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, तो यहाँ से कितने सवाल बन सकते हैं, कौन ऐसी तरंगे हैं जो तीनों में गमन कर सकता है या फिर सर्वाधिक कर सकते हैं या फिर माध्यम में चल सकता है। तो ठोस, द्रव, गैस ये तीनों में चल सकता है कौन, पी तरंगे, जिसे अनुदैर्घ्य तरंगे भी कहते हैं। ठीक है, और ये प्राइमरी वेव भी हैं, इसे पी तरंगे को प्राइमरी वेव भी कहते हैं।
याद रखना है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एस तरंगे के बारे में, जिसे अनुप्रस्थ तरंगे भी कहा जाता है। ये द्वितीयक तरंग है, ये केवल ये ठोस में ही गमन कर सकती हैं। एस तरंगे केवल सॉलिड, एस फॉर सॉलिड ऐसे याद रख सकते हो आप। सेकेंडरी वेव को सॉलिड भी याद रख सकते हो, एस फॉर सेकेंडरी, एस फॉर सॉलिड, यानी कि ये ठोस में ही सिर्फ गमन कर सकती हैं। ठीक है, और ये अनुप्रस्थ तरंगों की भांति व्यवहार करती हैं। ठीक है, इस पर ध्यान रखना है एल तरंगे, जिसे पृष्ठीय तरंगे भी कहते हैं। ठीक है, ये तृतीयक तरंगे हैं। एल तरंगे एक भूकंपीय तरंग है जो पृथ्वी के सतह के चारों ओर घूमती हैं और सामान्यतः एक भूकंप लिखित तक पहुंचने वाली ये तीसरी सुस्पष्ट तरंग है। इसकी उत्पत्ति धरातलीय चट्टान एवं भूगर्भिक तरंगों के माध्यम अनुन्य क्रिया से उत्पन्न होती हैं। ये केवल क्षैतिज तल पर ही गमन करती हैं, यानी कि ये सरफेस पर ही चल सकता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा ये क्या होता है, विनाशकारी भी होता है। ठीक है, तो आई थिंक PSL के बारे में आपको इतना याद रखेंगे तो इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, उम्मीद है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भूकंप और ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति का कारण होता है अंतर्जनित बल, बहिर्जनित बल, या दोनों, या एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा अंतर्जनित बल, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। चलिए अगला सवाल लेते हैं, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप और ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। जब ये आकस्मिक गति से आती हैं, यानी कि अचानक आती हैं, तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं, ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला दे रखा है, उद्गम केंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक क्षति होती है। उद्गम केंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक क्षति होती है। बी कथन है, भूपर्पटी में वह स्थान जहां से गति आरंभ होता है अधिकेंद्र कहा जाता है। सी कथन है, उद्गम केंद्र के ऊपर की सतह पर स्थित स्थान को उद्गम केंद्र कहा जाता है। उपर्युक्त में से अधिक सही है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। तो चलिए बात करते हैं पहला कथन के बारे में। दे रखा है, उद्गम केंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है या क्षति होती है, कथन गलत है। आपको याद रखना है उद्गम केंद्र नहीं, अधिगम केंद्र। ठीक है, अधिकेंद्र कहेंगे। ठीक है, अधिकेंद्र से ध्यान रखना है, अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। क्या याद रखना है, अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है, ना कि उद्गम केंद्र। पहला कथन गलत है। बी कथन, भूपर्पटी में वह स्थान जहाँ से गति आरंभ होता है अधिकेंद्र कहा जाता है, ये भी कथन गलत है। ध्यान रखना है, भूपर्पटी में वह स्थान जहाँ से गति आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहा जाता है। ठीक है, बात करें सी कथन के बारे में। दे रखा है, उद्गम केंद्र के ऊपर की सतह पर स्थित स्थान को उद्गम केंद्र कहा जाता है, ये भी कथन गलत है। ठीक है, उद्गम केंद्र के ऊपर की सतह पर स्थित स्थान को क्या कहा जाता है, अधिकेंद्र कहा जाता है। ठीक है, ये भी कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है, कोई भी कथन यहाँ पे सही नहीं है। सही आंसर होगा ई ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इस चीज़ के बारे में। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये उद्गम केंद्र है, जहाँ से शुरुआत होता है उसे क्या कहा जाता है, उद्गम केंद्र। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। देखिए, उद्गम केंद्र वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है, वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे जब पहली बार जहाँ महसूस किया जाता है, ये आपका सरफेस पे क्या कहलाता है, अधिकेंद्र। और जैसे ही ये केंद्र से दूर जाता है, इसकी गति से क्या होता है, गति क्या होता है, कम होती चली जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है, जैसे जैसे आगे ये बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या होता है, कम होते चला जाता है। अर्थात याद रखना है कि अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे क्या होती है, कम होती जाती है। ठीक है, चलिए बाकी ध्यान रखना है यहाँ तो लिखा गया वैसे सारी चीज़ें जो हमने बता रखा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, गुजरात के भुज शहर में 26 जनवरी 2001 को आए भूकंप की तीव्रता कितनी थी, 6.9, 7.9 या फिर 5.6 या फिर एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, गुजरात के भुज शहर में 26 जनवरी 2001 को आए भूकंप की तीव्रता 6.9 थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल ही सही होगा। साथ ही साथ ध्यान रखना है भुज शहर के बारे में। ठीक है, ये भुज शहर के बारे में याद रखना है और साथ ही साथ डेट भी याद रखना है। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखना है कि ये भुज किस राज्य में है, तो ये गुजरात राज्य में है। यहाँ से भी 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे थोड़ा सा, क्या आप जानते हैं। ठीक है,
आप लोग का डिमांड था कि क्या आप जानते हैं से भी सवाल लिया जाए, तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है, इसे भूकंप लेखी कहा जाता है। इसे हमने सवाल नहीं बनाया है, एक्चुअली हम यहाँ पे हम पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। ये भी ध्यान रखना है कि भूकंप की तीव्रता किस पर मापी जाती है, तो रिएक्टर स्केल पर, ठीक है। और भूकंप का मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, भूकंप लेखी। जिस भूकंप की तीव्रता 2 अथवा इससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वह वस्तुओं को गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता अगर 7 या उससे ज़्यादा है तो वो बहुत ही क्या होगा, सर्वाधिक शक्तिशाली होगा, ठीक है, विनाशकारी होगा। घर वो जितना है सब तहस नहस कर सकता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के टूटने को क्या कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के टूटने को क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी, भूकंप, अपक्षय, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। याद रखना है, पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के टूटने को अपक्षय कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। बाकी ध्यान रखना है यहाँ पे, भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहा जाता है, अपरदन कहा जाता है, ठीक है। और पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया को अपक्षय कहा जाता है, ठीक है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ स्थित है। बताना है आपको, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ स्थित है, कनाडा, वेनेजुएला, नॉर्वे, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो याद रखना है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल ही सही है। साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा ये चीज़ें कि दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला का एक एंजल जलप्रपात ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। तो सवाल आ सकता है कि एंजल जलप्रपात किस देश में स्थित है, किस महादेश में स्थित है, ये भी सवाल आ सकता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर कौन सा जलप्रपात स्थित है। बताना है, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, एंजल जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात या फिर विक्टोरिया जलप्रपात। तो याद रखना है, उत्तरी अमेरिका और कनाडा, ठीक है, या फिर कह सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। क्या आप जानते हैं से सवाल लिया गया था। देखिए यहाँ, विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका की वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है, और अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है। साथ ही साथ ध्यान रखना है, अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है एक विक्टोरिया जलप्रपात, ठीक है। अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे। तो फिलहाल इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, चलिए सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है, जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से खड़े ढाल वाले घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। बी कथन है, जैसे ही नदी मैदान में प्रवेश करती हैं वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती हैं और बड़े मोड़ बनाती, जिन्हें विसर्प कहा जाता है। सी कथन है कि नदी के उत्तरी तटों को तटबंध कहा जाता है। एक से अधिक सही होगा या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बात करते हैं पहला कथन के बारे में। दे रखा है कि जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से खड़े ढाल वाले घाटी में गिरती हैं तो जलप्रपात बनाती है। बिल्कुल कथन सही है। जब कोई ऊंचे स्थान से जब नीचे गिरती हैं, जैसे क्या बनाता है यहाँ पे, जलप्रपात बनाता है। कथन सही है। फिर कह रहा है कि जैसे ही नदी मैदान में प्रवेश करती है वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, क्योंकि उससे गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो फिर ये मोड़दार मार्ग की तरह इसे बहने लगती हैं, ठीक है, जिसे विसर्प कहा जाता है। ये कथन भी सही है, ठीक है। विसर्प मतलब है सांप की तरह, है ना। मैदानों में जब आती है इससे गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब कम हो जाती है तो फिर ये क्या है, थोड़ा सा मोड़ के मार्ग की तरह ये बहना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इनमें गति नहीं होती, ये तेज गति से सीधे रेखा में बहना शुरू करे, ठीक है। तो ये विसर्प इसे कहा जाता है, सही है। और नदी के उत्तरी तटों को, उत्तरी मतलब उठा हुआ जो बंद है, उसे क्या कहा जाता है, तटबंध कहा जाता है। ये भी कथन सही है, ठीक है। चलिए मैप पर समझते हैं। तो इसका सही आंसर पहले दे देते हैं। सही आंसर है डी ऑप्शन, एक से अधिक। ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ से
कहीं से बाढ़ जलप्रपात से नदियाँ जब निकलती है, मैदानों में प्रवेश करती है, तो कुछ इस तरीके से नदी बहना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? इसे क्या कहा जाता है? विसर्ग कहा जाता है। ठीक है, और ये जिस जहाँ पे बह रही है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे किनारे के देखेंगे कि ये क्या होता है, नदियाँ थोड़ा सा इस तरह से बह रही हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है कि जो नदियाँ बहती हैं तो कुछ हॉल बना देते हैं, यानी कि नीचे से ज़मीन के नीचे से बहना शुरू हो जाती है, जो मिट्टियों को काट लेती हैं जहाँ से बहती है, तो उससे किनारे क्या है ना, ऑटोमेटिक ये बांध बन जाता है किनारे किनारे। अगर आप कभी खेतों में पानी चलाए होंगे तो इसे करहाव जिसे बोलते हैं, तो वहाँ जब पानी जाता होगा तो किनारे से जब इसमें पानी को जब पास करते हैं तो किनारे किनारे देखते हो कि मिट्टी से कोड़ करके आप क्या करते हैं, किनारे पर ले जाते हैं ताकि पानी की गति तेज़ हो जाए। तो जो आप खुद से कर रहे हैं ना, मिट्टी किनारे किनारे ले जा रहे हैं उठा करके ताकि पानी तेज़ गति से बहे, तो उसी तरीके से ये नदियाँ खुद कर लेती हैं ऐसा, जिसे ही तट, इसे कहा जाता है तटबंध। ठीक है, तो ऐसे यहाँ लिखा होता है, नदी के उचित तटों को क्या कहा जाता है? तटबंध कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसके बाद एक है चाप झील। चाप झील क्या है? देखिए चाप लगा हुआ है ना, चाप की तरह। तो होता क्या है, जब नदियाँ क्या होती हैं, इसे तो बहना शुरू होती हैं, जब कभी कभी तेज़ गति से बहने लगती है नदियाँ, तो ये मार्ग बदल लेती हैं ऐसा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर लेते हैं, हटा लेते हैं। जो नदियाँ तेज़ गति से आती हैं तो फिर देखो ये पहले यहाँ से बह रहा था, ठीक है, अब ये क्या होगा, यहाँ से बहना शुरू हो जाएगी, तो यहाँ से बहना शुरू हो जाएगी तो ये अलग हिस्सा बन जाएगा, जैसे ये बना हुआ है, तो इसे चाप झील कहते हैं। चाप की तरह अब वो झील बन गया, वहाँ पर पानी से जो पहले से पानी बह रही है वो अलग अब झील की तरह बन गया है, उसे चाप झील कहेंगे। ठीक है, तो ये बाढ़कृत मैदान में नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं जो ध्यान रखना है कि तटबंध किसे कहते हैं, विसर्ग किसे कहते हैं, चाप झील किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल, उसका आंसर बता दिए थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित पर विचार करें। विसर्ग, तटबंध, गोखुर झील, बाढ़कृत मैदान। बताना है कि नदी के उपर्युक्त चरणों को उसके मूल बिंदु से व्यवस्थित करें, अर्थात ये जहाँ से निकलती हैं वहाँ से ये क्रम से कैसे कैसे क्या निर्माण करके बढ़ेगी आगे, वो आपको बतानी है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि चार ऑप्शन में पहले क्या बनेगा, तटबंध बनेगा, विसर्ग बनाएगा, गोखुर झील बनेगा, या फिर बाढ़कृत मैदान होगा, क्या होगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही मैप पर देख सकते हैं बाढ़कृत मैदान कहाँ है, सबसे अंतिम में दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो चलिए बताइए फिलहाल इसका सही आंसर क्या होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे तटबंध। ठीक है, क्या बना रहा है यहाँ पे, तटबंध बना रहा है कि विसर्ग बना रहा है, विसर्ग बनाएगा पहले। ठीक है, क्या बनाएगा, विसर्ग। देखिए ये वाला जो नदी बन रहा है पहले ये इससे काम हो रहा है विसर्ग का, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे, देखेंगे ये पहले नंबर पर आ रहा है, विसर्ग बन रहा है। ठीक है, इस बार फिर देखेंगे क्या बना रहा है, ये गोखुर झील बनाएगा। क्या बनाएगा, गोखुर झील। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बनेगा आगे, ये बनाएगा गोखुर झील। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं विसर्ग, फिर बनाएगा गोखुर झील। ठीक है, इस बार फिर क्या बनाएगा, इस बार बनाएगा बाढ़कृत मैदान। ठीक है, बाढ़कृत मैदान बनाएगा। ठीक है, और अंत में क्या बनाएगा, अंत में बनाएगा ये तटबंध। ये वाला जो तटबंध है ना, ये सबसे अंत में बनता है। ठीक है, तो याद रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे विसर्ग पहला नंबर। ठीक है, इसके बाद फिर गोखुर झील तीसरे नंबर पर था, और फिर बाढ़कृत मैदान 4 और तटबंध अंतिम आया, यानी 1 3 4 2, 1 3 4 2 कहाँ पे है, तो आप देखेंगे बी ऑप्शन में दिख रहा होगा। ठीक है, समझ में आया, सिंपल सी चीज़ें हैं। नदियाँ सबसे निकलेंगी तो ये विसर्ग की तरह बनेगी। ठीक है, ठीक है ना, और इसके बाद फिर क्या बनेगा, इसके बाद बनाएगा गोखुर झील। ठीक है, जब तेज़ बाढ़ आएगी तो है ना, नदियाँ कट करके बन जाएगी ये गोखुर झील। इसके बाद फिर क्या बनाएगा, इस बाद बनाएगा ये आपका बाढ़ का मैदान। ठीक है, और अंत में जाकर कि ये वाला जो है ना, बहुत ज़्यादा जब काट छाट करना शुरू करती नदियाँ, तो इस तरीके से ये बंद बनाना शुरू कर देती है ना, तो इसे तटबंध कहेंगे। तो ये अंत में, सबसे अंत में काम होगा इसका। ठीक है, चलिए बाकी ये पूरी कहानी जो हम समझाएं वहाँ पे, यहाँ पे लिखी गई है, इसको भी पढ़ करके आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो PDF मिलेगा वहाँ पे, उसमें पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है समुद्री मेहराब, समुद्री गुफाएं, समुद्री भृगु, समुद्री स्टैक। एक बताना है उपर्युक्त तटीय स्थल कृतियों को उनके गठन के क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो यहाँ भी आपको क्रम से बताना है कि सबसे पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए बताइए इसका आंसर, अगर पता है तो कमेंट कीजिए। तो चलिए पहले देखते हैं क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस मैप के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले क्या है यहाँ पे, ये समुद्री गुफाएं हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ गुफा दिख रहा होगा आपको ये थोड़ा सा। ठीक है,
अब ये तेज पानी की तेज बहाव या कटाव जो भी कहें आप, यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे तेज कटाव या फिर जो लहरें हैं उसको क्या करेगा, काट करके इसको होल बना देगा इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, समुद्री गुफा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये पानी की तेज धाराएं कहें या फिर लहरें कहें, इसको काट करके क्या करेगा, होल बना देगा, इसको कहेंगे तटीय मेहराब। ठीक है, इस बार फिर क्या होगा कि इसी तरह इसको काटते 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 इसको क्या करेगा, बड़ा बना देगा। ठीक है, क्या करेगा, इसको बड़ा बना देगा, और ये बड़ा बना करके क्या करेगा, ये पूरे पार्ट को ही अलग कर देगा। इसे देखिए यहाँ पे एक पार्ट अलग हो चुका है, तो इसके अलग करेगा तो क्या कहेंगे हम लोग, फिर यहाँ पे स्टैक कहेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, स्टैक कहेंगे। और फिर इन जब छोटे छोटे भागों में टूट जाएगा तो फिर कहेंगे समुद्री भृगु। ठीक है, जब छोटे छोटे भागों में बहुत छोटे छोटे भागों में बढ़ जाएगा उसे क्या कहेंगे, समुद्री भृगु कहेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या हो रहा था, समुद्री गुफाएं थी, इसके बाद फिर ये तटीय मेहराब में बनेगा, फिर यहाँ पर ये कट करके पूरा अलग हो जाएगा तो इसे क्या कहेंगे, स्टैक कहेंगे। ठीक है, तीसरे नंबर पर स्टैक होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे समुद्री गुफाएं, ये हुआ, इसके बाद फिर तटीय मेहराब या समुद्री मेहराब कहें आप, इसके बाद फिर समुद्री स्टैक देखने को मिला। ठीक है, और इसके बाद फिर समुद्री भृगु अंतिम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इसका 2 1 4 3 कहाँ पे है, फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिएगा इसको पढ़ करके तो ज़्यादा समझ में आएगा, ऐसे समझ में वहाँ भी आ गया होगा। समुद्री लहरों के अपर्दन और निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियों को बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार चट्टानों से टकराती रहती हैं, जिससे दरारें विकसित होती हैं। ठीक है, जिससे क्या होती हैं, यहाँ पे देखेंगे, इससे ये थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो रहा है, यहाँ पे जिससे दरारें विकसित होती हैं, है ना, लगातार जैसे टकराती हैं तो यहाँ पे दरारें विकसित होती हैं। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाती हैं, धीरे धीरे क्या होता है, ये बड़ा होते जाता है, चौड़ा होते जाता है। इस प्रकार चट्टानों पर खोखले गुफाओं की तरह बन जाते हैं, उन्हें समुद्री गुफाएं कहा जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं, समुद्री गुफाएं। तो ये सबसे पहला काम ये होगा, जैसे जैसे, ठीक है, जैसे जैसे गुफाएं बड़ी होती जाती हैं केवल गुफाओं की छत बची रहती हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, होल हो जाएगा, फिर ये सिर्फ छत बचा हुआ रहेगा, जिससे समुद्री मेहराब बनते हैं। इससे क्या बनते हैं, ये मेहराब बनते हैं। इसके अलावा लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है, फिर जैसे से अपर्दन और भी होगा, जिससे धीरे बढ़ाते बढ़ाते इसको पूरा क्या करेगा, तोड़ करके अलग कर देगा। ठीक है, केवल दीवारें बचती हैं। ठीक है, तो दीवार जैसी इन आकृतियों को फिर क्या कहा जाता है, इन आकृतियों को फिर क्या कहा जाता है, स्टैक कहा जाता है। ठीक है, और समुद्र जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए खड़ी चट्टानों तटों को समुद्री भृगु कहा जाता है। क्या लिख रहा है, ये समुद्र जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए खड़ी चट्टानों को क्या कहेंगे, समुद्री भृगु कहेंगे। ठीक है, समुद्र की लहरें तटों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती, ये अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि कौन सा क्रम में कैसे हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, हिमोर निक्षेपणात्मक विशेषता है किसका, सागर का, हिमनद का, नदिया का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमनद का। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, हिमनद द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे कि छोटे छोटे सैल, रेत, तलछट, मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद जलोढ़ का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, रेगिस्तानी इलाकों में पवन की निक्षेपणात्मक विशेषता के रूप में छोटी पहाड़ी संरचनाओं को क्या कहा जाता है। रेगिस्तानी इलाकों में पवन के निक्षेपणात्मक विशेषता के रूप में छोटी पहाड़ी संरचनाओं को क्या कहा जाता है, लोयस, बालू टिब्बा, छत्रक सैल, क्या कहा जाता है, बताइए जरा। तो ध्यान दीजिएगा, पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती हैं। ठीक है, जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी जैसी संरचनाओं में जमा हो जाती हैं, इन्हें बालू टिब्बा कहते हैं। ठीक, जब रेत के कण महीन और हल्के होते हैं तो हवा इसे उठा करके बहुत दूर ले जाती है। ठीक है, जब ये रेत के कण बड़े क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती हैं तो इसे ही लोयस कहा जाता है। ठीक है, और देखेंगे चीन में एक विशाल लोयस है ना, तो पूछा भी जाता है विशाल लोयस निक्षेप कहाँ देखने को मिलता है, तो चीन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा इसका आंसर, सही आंसर होगा इसका बालू टिब्बा। ठीक है, क्या होगा, बालू टिब्बा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, समझ में आया था ना सवाल, कोई दिक्कत नहीं है ना। रेगिस्तानी इलाकों में पवन के निक्षेपणात्मक विशेषता के रूप में छोटी पहाड़ी संरचनाओं को क्या कहा जाता है, बालू टिब्बा कहा जाता है। जैसा कि हमने बताया ना कि पवन चलने पर यह अपने साथ क्या लेता है, रेत के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती हैं। ठीक है, जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत क्या करता है, गिर करके छोटी पहाड़ी जैसी संरचनाओं को जमा कर लेती हैं या जमा हो जाती हैं, इन्हें बालू टिब्बा कहते हैं। ठीक है, और इसके आगे जब बढ़ते हैं तो जब रेत के कण महीन और हल्के होते हैं तो हवा इसे उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती हैं,
जब ये रेत के कण बड़े क्षेत्रों में निक्षेपित हो जाती हैं तो इसे लोयस कहा जाता है। ठीक है, कुछ दूर क्षेत्र ले जा करके और बहुत सारे एक मैदान की तरफ बिछा करके ये कर दिया, निक्षेपित कर दिया, तो उन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? लोयस कहा जाता है। जैसा कि चीन में एक विशाल लोयस का निक्षेप पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर बालूटिप्पा होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है। बिल्कुल सही है। तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, उसे क्या कहा जाता है? डेल्टा, मुख्य नदी, वितरिका, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, इसे कहा जाता है वितरिका। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, जैसे होता है ना कि इसे नदी कोई है, कुछ ऐसा थोड़ा सा इसका, जैसे इस तरह से नदियाँ आ रही बहते हुए। ठीक है, अब आ रही हुए तो फिर देखेंगे जब नदी किनारे का होता है इसका ढाल कम हो जाता है, जब गति से कम हो जाती है तो फिर ये क्या होता है, कई धाराओं में फिर ये बंटना शुरू हो जाती हैं, कुछ इस तरीके से, है ना। तो इसे क्या कहते हैं? वितरिका कहते हैं। एक नदी आ रही थी ऐसा और यहाँ से क्या हुआ, कई धाराओं में बट गई, इसे क्या कहा जाता है? वितरिका कहा जाता है। और फिर आगे देखेंगे कि यहाँ पे फिर डेल्टा का निर्माण भी करती थी। डेल्टा का त्रिभुज जैसा होता है डेल्टा, ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो कई धाराओं में बट जाते हैं, उसे वितरिका कहते हैं। और जो संरचनाएं पाई जाती है इस तरीके से, उसे डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, और ये हमारा कौन सी नदी है? मुख्य नदी है। और इससे कोई नदी ला करके दूसरा इसको सपोर्ट कर रही है ना, तो इसे क्या कहा जाएगा? इस नदी को क्या कहेंगे हम लोग? सहायक नदी। ठीक है, और ये हमारा जो है ये मुख्य नदी है, ये वाला। आया समझ में? बढ़े आगे। चलिए, तो इसको पहले हटा लेते हैं, कोई काम का नहीं है यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आकृति है मेरे पास। वैसे ये डेल्टा का निर्माण कैसे हो रहा है, देखिए ये जो है आपका, ये आपका मुख्य नदी आ रही है इधर से, और ये क्या है, अलग अलग दिशाओं में बढ़ गया, इसे वितरिका कह रहे हैं। देखिए है ना, ये वितरिका है। और यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो आकृति दिख रहा होगा, इसी को क्या बोलते हैं? डेल्टा कहते हैं। डेल्टा का ये निर्माण हो रहा है कुछ ऐसा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? बताना है इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। सैल, किनारा, समुद्री गुफा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा सैल। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे देखेंगे कि समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है, किनारा होता है, समुद्री गुफा देखने को मिलती है, लेकिन सैल यहाँ पे देखने को नहीं मिलता ऐसा। ठीक है, इसकी विशेषता नहीं है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा जागृत या फिर सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है? एटना, स्ट्रॉम्बेली, दोनों या फिर एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे एटना और स्ट्रॉम्बेली दोनों देखेंगे कि ये सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, ये इटली का है। ये कहाँ का है? इटली का ये सक्रिय ज्वालामुखी है, एटना और स्ट्रॉम्बेली। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, डेल्टा का निर्माण कहाँ होता है? झील के पास, नदी के मुहाना के पास, नदी के उद्गम के पास, या एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नदी के मुहाना के पास। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि पृथ्वी पर वह स्थान जहां कंपन की घटना आरंभ होता है कहलाती हैं? अधिकेंद्र, फोकस, भूकंप तरंगे, एक से अधिक या फिर में से कोई नहीं। तो पृथ्वी पर वह स्थान जहां कंपन की घटना आरंभ होता है उसे फोकस कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? फोकस। ठीक है, बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। ठीक है, इस जगह को फोकस भी कहते हैं जहाँ से ये आरंभ होता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, ज्वालामुखी के मुख्य को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी के मुख्य को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र, फोकस, क्रेटर, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा यहाँ पे ये क्रेटर होता है। ठीक है, क्रेटर, क्रेटर बोलते हैं। ज्वालामुखी के मुख्य को क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आकृति होगी मेरे पास। हाँ, ठीक है, देखिए ये क्या है, ये लावा निकल रहा है। ठीक है, इस तरीके से लावा निकल रहा है, तो ये तो लावा है ये आपका। ठीक है, और ये जहाँ से निकल रहा है इसे क्या कहा जाता है? क्रेटर। और यहाँ देखिए गैसें और राख निकलती है जहाँ से, और कुछ लावा भी इधर निकल रहा होता है, तो इस मुख्य को क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है। सवाल पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? बताना है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। साथ ही साथ यहाँ से ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे ज्वालामुखी सवाल पूछे जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लेते हैं। ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा मुख्य गैस होना चाहिए था। यहाँ पे गैसें होती हैं कौन कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित है, जो कि विश्व का ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ देखने को मिलता है? किलायू में। ठीक है, ज्वालामुखी उद्भेदन के समय ऑक्सीजन और गैस नहीं निकलती हैं, ध्यान रखना है।
मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो तंजानिया देश में स्थित है। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तंजानिया में। फिर है फुजियामा, जापान देश की ये ज्वालामुखी पर्वत है, फुजियामा। ठीक है। एयरबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। एयरबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है, याद रखना है। और मोनोलोवा यह प्रसूत ज्वालामुखी है। ठीक है, प्रसूत ज्वालामुखी के उदाहरण है मोनोलोवा। और विश्व में अनुमानतः लगभग 50 सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है। साथ ही साथ इस एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन दिया गया है एमसीक्यू के रूप में, उसको भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है इनमें से कौन से समुद्री तरंगे की विशेषता नहीं है? सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सैल। हिमनद की निक्षेपण विशेषता है बालकृत मैदान, पुलिन या फिर हिमोड़? क्या होगा इसका आंसर, बताइए जरा। क्या हो जाएगा? हिमोड़। ठीक है, हिमनद के निक्षेपण विशेषता क्या है? हिमोड़। पृथ्वी के आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? ज्वालामुखी, कलन, वलन, बालकृत मैदान। तो सही होगा यहाँ पे ज्वालामुखी। छत्रक शैलें पाई जाती हैं रेगिस्तान में, नदी घाटी में, हिमनद में। तो याद रखना है छत्रक शैलें ये रेगिस्तान में देखने को मिलेगा। चाप झील यहाँ पाई जाती है, हिमनद, नदी घाटी, रेगिस्तान। तो कहाँ पाई जाएगी? नदी घाटी में। ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल क्या मतलब कि यहाँ पे जो कुछ मैच करने के लिए दिया गया है इस बुक में, तो यहाँ पे हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है। हिमनद का संबंध किससे होगा? बताइए जरा, हिमनद का संबंध किससे होगा? तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखेंगे समुद्री तट तो होगा नहीं, छत्रक शैल में नहीं होगा, बर्फ़ की नदी हो जाएगा, ये बर्फ़ की नदी। ठीक है। विसर्प, विसर्प क्या है? तो ये है आपका, देखेंगे यहाँ पे समुद्री तट नहीं है, छत्रक शैल नहीं है, नदियाँ, नदियाँ संबंधित होगा ये। ठीक है। पुलिन, पुलिन क्या होगा बताइए जरा। पुलिन हो जाएगा आपका, पहले भी समझा चुके हैं, आया था ऊपर में एक वर्ड है ना वहाँ पे, तो ये हो जाएगा समुद्री तट। बालू टिब्बा क्या है बताइए। बालू टिब्बा हो जाएगा ये रेगिस्तान से संबंधित है ना। बालू टिब्बा रेगिस्तान किधर है? ये नीचे है। ठीक है। फिर जलप्रपात, जलप्रपात किससे संबंधित होगा? नदी, ये हो जाएगा आपका जलप्रपात, हो जाएगा आपका नदियों से संबंधित। तो यहाँ पे विसर्प हम लोग कहाँ लगा दिए थे? नदियों में ही लगा दिए थे, इसको थोड़ा सा चेंज करना होगा। विसर्प देखने को मिलेगा कहाँ पे मिलेगा? ये जलप्रपात तो नदियों से ही संबंधित होगा। भूकंप कहाँ देखने को मिलेगा? ये से कम, ये हो जाएगा आपका पृथ्वी का कंपन से संबंधित। ठीक है। तो आपका यहाँ पे बच जा रहा है आपका, यहाँ से एक विसर्प बच रहा है आपका, और एक जलप्रपात तो नदियों से ही संबंधित होगा। ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग ये तो सही है, जलप्रपात नदियों से संबंधित होगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा विसर्प का फिर इससे आपको मिला सकते हैं, मैच कर सकते हैं, कठोर सनस्तर शैलों से संबंधित होगा। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, विसर्प का, ठीक है, कठोर सनस्तर शैल मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। बाकी आपकी राय क्या है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर इसका आंसर क्या होगा ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। बाकी बिल्कुल यहाँ पे सही मैच किया गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो ये था आपका एनसीईआरटी क्लास 7 का ज्योग्राफी से अध्याय नंबर 3। ठीक है। जितने भी एमसीक्यू बन सकते थे हमने बनाया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। और जाते जाते लाइक ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, थोड़ा सा दुख होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है पीडीएफ फाइल बनाने में और वीडियो बनाने में, कंटेंट तैयार करने में, लेकिन आप लोग थोड़ा सा लाइक नहीं करते हैं, थोड़ा सा दुख लगता है। कम से कम जितने लोग देखते हैं कम से कम उतना तो लाइक कीजिए, यहाँ तक जो पहुँचते हैं कम से कम वो तो लाइक करके जाइए कम से कम। बाकी तो जो बीच में चले गए, जो शुरू में चले गए, उनको तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कम से कम यहाँ तक जो पहुँच रहे हैं वीडियो के एंड तक, वो तो कम से कम एक लाइक करके जाइए। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, इसका जवाब का इंतज़ार रहेगा। ठीक है। थैंक यू।